Hello guys, welcome back to my channel. Today we have a new video and today we have a topic about अधिकार जो राइट्स होते हैं वो टॉपिक है। तो इसमें ये MPSC 001 में हम देखते हैं, जैसे कि MPSC 001 में राजनीति सिद्धांत की बुक में चैप्टर 3 है अधिकार के ऊपर। तो इसमें जो लास्ट ईयर के क्वेश्चंस हैं वो क्या क्या रखे हैं, जिसमें प्राकृतिक अधिकार के बारे में पूछा हुआ है 2020 और 2021 में। अधिकारों के दो सिद्धांत की आलोचनात्मक व्याख्या की पूछी है 2017 में। विभिन्न सिद्धांत जो हैं सारे वो पूछे हैं 2019 में, और प्राकृतिक अधिकारों के साथ सिद्धांत से तुलना करनी है मार्क्सवादी की, ये पूछा है 2014 में। तो यही सब है। सबसे पहले हम ये देखते हैं अधिकार क्या होते हैं। अधिकार जो होते हैं हम कुछ ऐसे सामाजिक दावे होते हैं जो कि राज्य के द्वारा मान्यता प्राप्त होते हैं और जो कि जिनका सरकार जो है उनका संरक्षण करती है। वही बातें हैं कि अधिकार वे दावे होते हैं जो मान्यता प्राप्त होते हैं, कानूनी रूप में जो होते हैं वो बाध्य होते हैं, और वे सामाजिक दावे होते हैं जो समाज को मजबूत भी बनाते हैं, मजबूत बनाने हेतु आवश्यक होते हैं। उन्हें लागू करना, संरक्षण करना, ये सब सरकार का नियम होता है, सरकार का कर्तव्य होता है। मानव व्यक्तित्व के विकास के लिए ये जो अधिकार हैं ये बहुत ज़्यादा आवश्यक होते हैं। राज्य के द्वारा सबको प्राप्त होते हैं, और ये अतिक्रमण जो भी हमारे साथ गलत चीज़ें हों, हमारे साथ दुर्व्यवहार हो, उन सब चीज़ से बचाने के लिए, संरक्षण प्रदान करने के लिए ये ज़रूरी होते हैं। तो समाज में इनका अस्तित्व होता है, ये व्यक्तियों से प्रकट होते हैं, और ये सामाजिक जो ये अधिकार होते हैं ये हर जगह मौजूद होते हैं, सार्वत्रिक होते हैं, सार्वभौमिक होते हैं, सभी को प्रदान किए जाते हैं। इनमें कोई विशेष अधिकार नहीं होता, कोई प्राधिकार नहीं होता, कोई हकदारियाँ नहीं होती हैं। उसके अलावा अब काफ़ी विचारकों ने इसके बारे में विचार दिए, जैसे कि इसमें बॉन्सांग है जिसकी इजी लैंग्वेज में वो दे रखी है। बॉन्सांग ने कहा है कि अधिकार समाज द्वारा मान्यता प्राप्त होते हैं और राज्य द्वारा लागू किया हुआ एक दावा होता है। लॉस्की ने वही कहा है कि अधिकार सामाजिक जीवन की वे दशाएं होती हैं जिनके बगैर कोई आदमी सामान्य रूप से अपनी इच्छा अच्छी से अच्छी दशा में होने का प्रयास नहीं कर सकता। तो ये समाज में जन्म लेते हैं, व्यक्तित्व के विकास के लिए आवश्यक होते हैं। इसकी दो परिभाषाएं इनमें से इसकी या फिर जोसेफन, हॉलैंड और वेल्डे ने भी इसकी परिभाषाएं दी हैं, वो भी तुम देख सकते हो। तो इवन 2 या 3 परिभाषाएं किसी भी की याद कर लेना, लॉस्की और बोसांग की ईजी है। इसके बाद अधिकारों की प्रकृति क्या होती है, वे सामाजिक होते हैं, समाज में उत्पन्न होते हैं, समाज के खिलाफ नहीं होते, लेकिन वो समाज में उत्पन्न होते हैं और वो जन कल्याण के लिए होते हैं, जन कल्याण के विरुद्ध भी नहीं होते। और अधिकारों की जो विषय वस्तु होती है वो परिवर्तनशील होती है। इसमें समय के साथ साथ जो है परिवर्तन होता रहता है, परिस्थितियाँ जो हैं वो बदलती रहती हैं। तो अधिकार जो होते हैं वो है हमारे पास एक फल के रूप में जो हमें प्रतिफल मिलता है, वो चीज़। कुछ हमारे समाज में कर्तव्य होते हैं जो हमें निभाने पड़ते हैं, तो उसका जो हमें फल मिलता है, प्रतिफल मिलता है, वो हमें अधिकार मिलते हैं। तो यही सब है। कर्तव्यों के साथ अधिकार और कर्तव्य जो हैं वो साथ साथ चलते हैं। अगर हमारे पास ये एक चीज़ बोलने का अधिकार है तो हमारा ये कर्तव्य है कि हम दूसरे को भी बोलने का अधिकार प्रदान करें, हम उसके बोलने के अधिकार पर अंकुश ना लगाएं, तो ये हमारा कर्तव्य हो जाता है। तो ये अधिकार और कर्तव्य जो हैं वो साथ साथ चलते रहते हैं, एक समझौता होते हैं। तो अब इसमें जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो मेनली अधिकारों में जो ये सिद्धांत है इस पे क्वेश्चंस आ रखे हैं, अधिकार पे नहीं। एक ऑब्वियसली एक नॉर्मल क्वेश्चन नहीं आ रखा। तो अधिकार के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन वो वैसे ही देना पड़ेगा, तो उसकी इंट्रोडक्शन और उसकी 2 परिभाषाएं कोई भी। उसके बाद अधिकार की जो सिद्धांत हैं उसमें से अगर सारे सिद्धांत पूछें तो सारे सिद्धांत बताने हैं, अदरवाइज़ 1 या 2 पूछे तो 1 या 2 को ही अच्छे से एक्सप्लेन करना है। तो सबसे पहले जो इसका सिद्धांत है वो है नैसर्गिक अधिकारों की परिकल्पना, मतलब प्राकृतिक अधिकारों का सिद्धांत भी बोल सकते हैं इसको हम, नैसर्गिक अधिकारों की परिकल्पना भी बोल सकते हैं। तो जो ये प्राकृतिक अधिकार हैं ये क्या होते हैं, ये जैसे 17वीं से 18वीं शताब्दी में जो प्राकृतिक अधिकार है उसका सिद्धांत उस टाइम पे महत्वपूर्ण था। ये जो सिद्धांत दिया ये जॉन लॉक ने दिया और टॉमस पेन ने दिया, इस सिद्धांत के समर्थक थे। और जॉन लॉक, थॉमस हॉब्स और जे रूसो ये इसके समर्थक थे। तो इन्होंने ये बात कही है कि जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति, जो ये 3 अधिकार जो हैं ये इन्हें प्राकृतिक अधिकारों की श्रेणी में रखा है कि राज्य इन पर कोई कानून नहीं बन सकता, क्योंकि ये राज्य इनसे व्यक्ति को वंचित भी नहीं कर सकता, क्योंकि ये जो अधिकार है वो मनुष्य होने के नाते जो है व्यक्ति को प्राप्त हुए हैं, ये प्राकृत अधिकार है।
प्रकृति से ही हमें प्राप्त हुए हैं। तो इस पे कोई भी राज्य जो है इस पे निरंकुश अंकुश नहीं लगा सकता। सभी को मिले हैं, जन्म के साथ मिले हैं, इस तरह की चीज़ें हैं इसमें। ये ईश्वर के द्वारा प्राप्त हुए हैं, कोई शासक इनसे नहीं छीन सकता। तो प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धांत में ये बात आती है। यदि राज्य इन अधिकारों की रक्षा नहीं करेगा तो हम राज्य इसके खिलाफ जो व्यक्ति हैं वो विद्रोह भी कर सकते हैं। तो इस अधिकारों को कई राज्यों ने काफ़ी अच्छा माना, लेकिन इसकी आलोचनाएं भी काफ़ी हैं। इसकी आलोचनाएं भी काफ़ी की गई हैं कि जो इसकी आलोचना इस आधार पर की गई है कि अधिकार मात्र इसलिए नैसर्गिक नहीं होते क्योंकि वह प्राकृतिक मनुष्य की संपत्ति थे। वो यूँ कह रहे हैं कि मनुष्य जो था जब उसने जन्म लिया तो वो समाज के उदय, जब समाज का उदय ही नहीं हुआ था तो उससे पहले मनुष्य के पास कोई अधिकार कैसे आ सकता है। तो समाज के उदय से पहले कोई अधिकार नहीं आ सकता। तो इस तरह की समाज के उदय होने से पहले हमें प्रकृति से कैसे अधिकार मिल सकता है जब मनुष्य का अस्तित्व ही नहीं था। तो इस आधार पर आलोचना की जाती है। उसके बाद जो लॉस्की भी इसको नैसर्गिक अधिकार की जो को है उसकी धारणा को निरस्त करते हैं, बेकार मानते हैं। वो कहते हैं कि ये जो है मिथ्या कल्पनाओं पर आधारित है, ठीक है। और हर हम समाज में स्वतंत्र रूप से कर्तव्य अधिकार जो है रख सकते हैं। ये एक मिथ्या है, खाली हम ऐसा नहीं रख सकते। तो और काफ़ी इस आधार पर आलोचनाएँ हुई हैं। तो 2-3 चीज़ें की है कि प्राकृत नहीं है, उनका जो अस्थाई है और परिवर्तनीय सूचीबद्ध बनाया जाता है। जो भी अधिकार होते हैं वो कोई भी प्राकृत नहीं होते, कोई भी उनका एक स्थाई होता है और एक परिवर्तनीय सूची पत्र बनाया जा सकता है। तो इस तरह कोई भी चीज़ें स्थाई नहीं होती, वो परिवर्तनशील होती रहती हैं। तो हम उसको स्थाई नहीं कह सकते और प्राकृत भी नहीं कह सकते, ठीक है। तो ये विधि जो सबसे पहले नैसर्गिक अधिकारों की परिकल्पना है या फिर प्राकृतिक अधिकारों की परिकल्पना है, उसके सिद्धांत में ये बात कही गई है। उसके बाद दूसरा सिद्धांत आता है विधि संगत अधिकारों का सिद्धांत। जो ये विधि संगत अधिकारों का सिद्धांत है, ये सिद्धांत बेंथम, हेगल और हॉस्टिंग के द्वारा दिया गया है। इसको हम कानूनी अधिकार का सिद्धांत भी कह जाते हैं। तो इसमें क्या कहा गया है कि ये जो विधि संगत अधिकारों का सिद्धांत ये कहता है कि जो अधिकार हैं वो हमें राज्य द्वारा प्रदान किए जाते हैं। राज्य जो है बल जनता को प्रदान करता है अधिकार, तो इसका जो स्रोत है वो राज्य ही है। और राज्य जो है विधेयक परिभाषित करता है, मतलब जो भी कानून वगैरह बनते हैं वो राज्य परिभाषित करता है, उसको निर्धारित भी राज्य करता है, ठीक है। अधिकार ना तो राज्य से पहले थे ना राज्य के बाद होंगे, तो इसका जो स्रोत है वो राज्य ही है। ये बात कहते हैं विधि संगत अधिकारों का। इसमें कानूनी अधिकारों वाले सिद्धांत में ये बात कही गई है कि अधिकार जो राज्य है से ही जन्मे हैं, राज्य उन्हें हमें छीन भी सकता है इन अधिकारों को। राज्य ही निरंकुश भी है, केवल वही अधिकार जो राज्य देना चाहता है हमें, तो वही हमारे पास अधिकार होने चाहिए, इसके अलावा अधिकार नहीं होने चाहिए। तो इसमें कहीं ना कहीं वो राज्य को निरंकुश बना देता है। सारी जो सत्ता है, सारे जो अधिकार है, उन सब अधिकारों को कंट्रोल वो राज्य को दे देता है। तो ये है कानूनी अधिकारों की परिकल्पना। इसमें ये विधि संगत अधिकारों की परिकल्पना भी कहते हैं इसको। और ये जैसे नैसर्गिक अधिकारों की परिकल्पना में वो व्यक्ति को अधिकार दे रहे थे, इसमें ये बात कह रहे थे कि 3 अधिकार है, जीवन स्वतंत्रता, इसमें जो संपत्ति, इन 3 अधिकारों को जो है राज्य नहीं छीन सकता। ये प्राकृत अधिकार है, राज्य का हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। वहीं जो ये विधि संगत अधिकारों की परिकल्पना है, ये बात कहती है कि राज्य निरंकुश बनाती है राज्य को, कि राज्य के साथ ही जन्मे थे अधिकार राज्य ही प्रदान करता है, राज्य ही इसको ख़त्म भी कर सकता है, राज्य का स्रोत है। तो इसी तरह की बात है। इसके बाद है नेक्स्ट है अधिकारों की ऐतिहासिक परिकल्पना। जो ऐतिहासिक परिकल्पना है, इसमें परंपराओं और प्रथाओं के परिणाम, मतलब कि जो भी ये अधिकार क्या कहते हैं, ये राज्यों की ऐतिहासिक परिकल्पना ये बात कहती है कि जो हमें जो भी अधिकार मिले हैं वो परंपराएं, जो हमारी पुरानी परंपराएं और पुरानी जो प्रथाएं हैं वो जो चली आ रही हैं, उन्हीं का परिणाम है कि जो हमें अधिकार मिले हुए हैं अब, ठीक है। तो वो परंपराओं और जो प्रथाओं का ही परिणाम लेते हैं, उनसे ही जन्मे हैं अधिकार। तो ये काफ़ी लंबे समय से चले आ रहे हैं, इनको निर्बाध रूप से कहते हैं। तो ये काफ़ी दृढ़ होते हैं, मर्यादाओं से त्रस्त होते हैं। और फिर ये भी कहते हैं कि बाद में कि सभी जो अधिकार हैं वो सभी अधिकारों का मूल रिवाजों में नहीं है, लेकिन कुछ अधिकारों को ये बात कहते हैं कि कुछ अधिकार जो हैं मेनली वो ऐतिहासिक परिकल्पना, मतलब जो पुरानी परंपराएं हैं, प्रथाएं, उनके परिणाम हैं। इसके बाद नेक्स्ट है 4th जो सिद्धांत है वो दिया है समाज कल्याण परिकल्पना। ये समाज संबंधी जो भी चीज़ें हैं उनकी बात करते हैं। यही कहते हैं कि जो अधिकार दिए जाते हैं वो हमें
राज्य को ऐसे ही अधिकार की मान्यता प्राप्त है खाली जो कि समाज के कल्याण के लिए को प्रोत्साहित करे। तो इनमें विचारक हैं जैसे रॉस्को, पाउंड और शेफी, इन्होंने इस सिद्धांत के पक्षधर हैं ये, और बेंथम ने भी इसको पक्षधर है। तो इस बेंथम ने ये बात भी कही है कि वृत्तम समूह का वृत्तम कल्याण भिन्न लोगों के लिए भिन्न भिन्न है, मतलब कि मतलब अगर हम किसी का कल्याण करें तो अलग अलग लोगों के लिए कल्याण का अलग अलग है। तो यही बात कह रहे हैं। तो इसमें समाज के कल्याण को प्रोत्साहित करने के लिए बने आते हैं। इसके बाद लास्ट है अधिकारों की जो है मार्क्सवादी परिकल्पना। मार्क्सवादी जो थे वो शुरू से जो भी अधिकार या कुछ भी चीज़ें हैं, उस सिद्धांत जो होते हैं उनके, वो हमेशा आर्थिक व्यवस्था पर आधारित होते हैं। तो वो एक आर्थिक व्यवस्था के शब्दों में उन्हें अगर देखा जाए तो वो कहते हैं कि आर्थिक रूप से प्रबल राज्य जो है आर्थिक रूप से प्रबल वर्ग के हाथों में ही एक हथियार है। मतलब कि जो स्ट्रॉन्ग जो है शुरू से उसी को ही अधिकार दिए जाते हैं, वही अधिकार बनाता है। प्रबल वर्ग जो है वही जो है अधिकार प्रदान करता है। तो इस तरह की बात की गई है। मतलब विशेष अधिकार जो भी हैं, विशेष अधिकार उदाहरण को संरक्षण प्रदान करता है। तो इसी तरह की बातें इसमें कही गई हैं। तो इसमें ये बात भी कही गई है कि जो मार्क्सवादी ये तर्क देते हैं कि संवर्ग जो भी मतलब पूरा जो राज्य है उसका ये उद्देश्य होता है कि वो आर्थिक जो सत्ता है उसको काम में जो भी लाते हैं सामाजिक कर्म के हितों को संरक्षण और प्रोत्साहन करा। जो भी आर्थिक सत्ता को काम में लाते हैं उन सभी को वो संरक्षण और प्रोत्साहन देने की बात करते हैं। वह अपनी शक्ति को सभी के हितों की बजाय अपने ही निजी हितों को प्रोत्साहन संरक्षण देने में प्रयोग करता है। तो ये ऐसी बात कर रहे हैं कि और ये कह रहा है कि जो नियतिवादी विचारधारा से ग्रसित है, तो ये कह रहे हैं जो भी वर्ग जो आर्थिक ढांचे पर नियंत्रण रखता है तो वो खाली ये सोचता है कि उसके निजी हित को संरक्षण प्रदान हो, उसको प्रोत्साहन मिले। तो यही बात कर रहा है कि सर्वहारा और जो दूसरा वर्ग है कामगार वर्ग है उनके हितों को संरक्षण और प्रोत्साहन देगा। तो ये मार्क्सवादी ये चीज़ें सुझाता है कि जो समाजवादी राज्य है वो उनको प्रोत्साहन देगा। तो बस दैट्स इट। इसमें ये सब चीज़ें इंक्लूड होगी हैं। तो इसमें अगर अधिकारों की बात आए तो अधिकारों में जो सिद्धांत है उसमें 4 सिद्धांत आएंगे। पहला सिद्धांत आएगा नैसर्गिक अधिकारों का सिद्धांत। दूसरा सिद्धांत आएगा विधिसंगत अधिकारों की परिकल्पना। तीसरा आएगा अधिकारों की ऐतिहासिक परिकल्पना, इसमें परंपराएं और प्रथाएं आएंगी। सामाजिक कल्याण परिकल्पना, इसमें समाज संबंधी जो भी सामाजिक कल्याण के लिए जन कल्याण के लिए जो भी प्रोत्साहित करता है वो आएंगी। और मार्क्सवादी परिकल्पना, इसमें वही आर्थिक रूप से जो भी वर्ग हैं सभी को जो भी सामाजिक क्रम में वर्ग हैं सर्वहारा और जो कामगार वर्ग है उनको संरक्षण और प्रोत्साहन देना। तो यही सब चीज़ें आ जाएंगी इसमें। उसके बाद इसमें एक क्वेश्चन और है जो इसमें कभी कभार पूछ लिया जाता है। अगर पूछ लिया जाए भी तो इसमें अगर इन सिद्धांतों की आलोचना की जाए तो आलोचना भी कर सकते हैं। और जैसे इसमें ये दे रखा है कि अधिकारों का गठन कैसे किया जाता है, तो ये कह रहा है अधिकारों का गठन क्यों होता है, कैसे होता है। तो इसमें जनसाधारण के अधिकार जो हैं उनका गठन कैसे किया जाता है। जीवन के अधिकारों एक मौलिक अधिकार हमें प्रदान किया जाता है जो कि हमें खुद आत्महत्या करने तक की भी स्वतंत्रता प्राप्त नहीं है। तो ये अधिकार हमें दिया जाता है। और उसके बाद नेक्स्ट है समानता का अधिकार कि कानून की नज़र में सब समान है। तो यही अधिकार स्वतंत्रता का अधिकार। हमें स्वतंत्रता अधिकार है भाषण का, रहने का, खाने का, कहीं घूमने फिरने का, कोई भी व्यवसाय अपनाने का ये अधिकार हमें। धर्म विवेक और आस्था की स्वतंत्रता का अधिकार है। हम किसी भी धर्म का आचरण कर सकते हैं, उस पर चल सकते हैं या जो भी हम चेंज करना चाहे वो चेंज कर सकते हैं। शिक्षा का अधिकार है हमें, जिससे हमें हमारे मनुष्य के व्यक्तित्व का विकास होता है। हमें आर्थिक अधिकार भी शामिल है, जैसे काम का अधिकार है, संपत्ति रखने का अधिकार है, हमें राजनीतिक अधिकार भी मिले हुए हैं। तो इस तरह की चीज़ें जो हैं समाज में अधिकार जो है वो जनसाधारण के अधिकार के रूप में देखे जाते हैं। तो यही सब है। तो यहाँ पे ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। तो इसमें यही सब क्वेश्चंस आएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई होप तुम्हें ये सबको समझ आया होगा। थैंक्स अ लॉट। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम एंड कीप watching my videos. I will update soon. Thank you.